India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्यूचर ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। रिलायंस फ्यूचर वीएल पर रोक का कार्रवाई स्थगित। 4 सप्ताह तक विलय सौदे पर अंतिम आदेश पारित पर रोक। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। दिल्ली मेट्रो को देने होंगे 4600 करोड़ रुपए और ब्याज का हर्जाना भी होगा देना। ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट तो सुप्रीम कोर्ट ने यात्री को 3,50,000 मुआवजा देने का दिया आदेश। कहा वाजिब कारण देने पर ही रेलवे को मिलेगी राहत। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण आदेश पर लगाई रोक। कहा दायर याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित। India Legal presents Courts Roundup. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिलायंस रिटेल के साथ ही विलय सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने वाले सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ के फैसले को लागू करने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सभी कार्रवाई पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आपातकालीन मध्यस्थ पुरस्कार सभी ट्रिब्यूनल के समक्ष है और ऐसे में आदेश पारित करने और कुर्की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम सहमति से दिए गए आदेश में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और भारत बाजार नियामक सेबी यानी कि सेबी जैसे वैधानिक प्राधिकरणों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अगले 4 सप्ताह विलय सौदे से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के आदेश को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मार्च में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या एनसीएलटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई से 4 सप्ताह के लिए मामले से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा है। 18 मार्च को एफआरएल को रिलायंस के साथ अपने सौदे को आगे बढ़ाने से रोकने के अलावा न्यायमूर्ति मिधा ने फ्यूचर ग्रुप और उससे जुड़े अन्य लोगों पर 20 लाख रुपए की लागत लगाई और उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। 3 सितंबर को ही फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के खिलाफ अपनी नई अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। 17 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में अगर 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है तो वो 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को आगे बढ़ने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को लागू करेगा। 3 सदस्यीय पीठ ने एफआरएल के वकील से कहा कि वो फाइल देने के बाद तारीख देंगे। जस्टिस रोहिंटन पली नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने ये भी माना कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का आदेश जो फ्यूचर रिटेल को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे को आगे बढ़ाने से रोकता है, वो भारत में मध्यस्थता की धारा 17(2) के तहत लागू होता है।
कोर्ट ने ये भी माना कि एकल न्यायाधीश का आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने के योग्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश को बहाल करना पड़ा, जिससे आपातकालीन पुरस्कार को लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति GR मिधा की एकल पीठ ने 18 मार्च 2021 को किशोर बियानी सहित फ्यूचर कंपनी की समूह और उनके प्रमोटर की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था। उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उल्लंघन के लिए उनकी संपत्ति और संपत्ति का विवरण दिया गया था। साथ ही सिंगल बेंच ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो DMRC के खिलाफ केस में बड़ी जीत हासिल हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो से कुल 4600 करोड़ रुपए मिलेंगे। मामले में कंपनी ने दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाया था और उससे आपको बता दें कि 2800 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस की मांग की थी। इसके बाद मामला अदालतों में घूमता रहा और आज सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के दावे को सही ठहराया। अब DMRC को ब्याज और हर्जाने के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया गया है। ये मामला साल 2008 का है। इस साल रिलायंस इंफ्रा की कम इकाई ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए एक ठेका हासिल किया था। साल 2012 में शुल्क और संचालन पर विवादों के बाद अनिल अंबानी की फर्म ने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने ठेके के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस फाइल किया और कंपनी अंबानी की कंपनी ने टर्मिनेशन फीस देने की भी मांग की। इस मामले में पहली बार 2017 में अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में फैसला आया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा। ये फैसला अनिल अंबानी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि वे कर्ज के बोझ में दबे हैं। कंपनी के वकीलों ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि रिलायंस कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने बैंकों को कंपनी के खातों को गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA के रूप में चिन्हित करने से रोक दिया था। राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन की एंट्री पर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम व्यवस्था दी है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि महज म्यूटेशन करवाने से कोई जमीन का हकदार नहीं हो जाता। साथ ही बोला है कि म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड की सुविधा के लिए होती है, न कि स्वामित्व जाहिर करने के लिए। जमीन पर स्वामित्व जाहिर करने के लिए अदालती फैसले की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए और ये किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार या हित सरकार प्रदान नहीं करती है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा, यदि टाइटल के संबंध में कोई विवाद और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वतः अधिकार या अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट या अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। इस मामले में रीवा संभाग के एडिशनल कमिश्नर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बदलने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर की याचिका में आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को 1998 की कथित वसीयत के तौर पर अपने अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। अदालत ने बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह 7 SCC 137 मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा, 1997 से ही कानून बहुत स्पष्ट है। बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह मामले में न्यायालय के पास म्यूटेशन के प्रभाव पर विचार करने का अवसर था और माना जाता है कि राजस्व अभिलेखों में संपत्ति का म्यूटेशन ना तो संपत्ति का स्वताधिकार बनाता है और ना ही समाप्त करता है और ना ही इसका टाइटल के लिए कोई अनुमानतक महत्व है। ऐसी प्रविष्टियां केवल भू राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। इसी तरह का विचार उसके बाद के कई निर्णयों में व्यक्त किया गया है।
पिठ ने आगे कहा कि सूरजभान बनाम वित्तीय अभियोग में भी ये माना गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि उस व्यक्ति को शीर्षक प्रदान नहीं करती है जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दिखाई देता है। राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है, अर्थात भू राजस्व का भुगतान, और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई समावित प्रदान नहीं किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि जहां तक संपत्ति के स्वताधिकार का संबंध है, यह केवल एक समक्ष सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अपने हमारे साथ सीधे शिवम शर्मा जी अधिवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, म्यूटेशन की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर क्या तर्क दिया गया? देखिए नेहा जी, आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि टाइटल के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वाधिकार अधिकार का दावा कर रहा है उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट कराना होता है और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जाती है। कोर्ट ने इसी मामले में आगे बताया कि जैसा कि यह हो सकता है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्ट व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वाधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करती है और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्ट केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। कानून के तय प्रतिक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्ट की जाती है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना होगा और अपने अधिकारों को स्पष्ट कराना होगा। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन की एंट्री की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि रेलवे अपनी ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती, ये साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से हुई है, तो उसे ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें ट्रेन के देरी से आने के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे को शिकायतकर्ता यात्री को 35,000 रुपए मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय आयोग ने अलवर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा पारित मूल मुआवजा आदेश की पुष्टि की थी। आपको बता दें कि जिसे रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी थी कि ट्रेन के देर से चलने को रेलवे की ओर से सेवा में कमी नहीं माना जा सकता है। भाटी ने उस नियम का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि ट्रेन के देरी से चलने के रेलवे की किसी भी तरह के मुआवजे की भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस नियम में कहा गया कि ट्रेन की देरी से चलने और देर से गंतव्य पर पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एएसजी के तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगर ट्रेन देरी से पहुंची और इसके लिए रेलवे के पास कोई वाजिब आधार नहीं है तो वह मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल एक यात्री संजय शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में अजमेर जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन के 4 घंटे देरी से पहुंचने की शिकायत की थी। शुक्ला का कहना था कि इसके चलते उनकी जम्मू से श्रीनगर के लिए बुक की गई फ्लाइट छूट गई और उन्हें टैक्सी से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके चलते उनके शारीरिक कष्ट के साथ ही भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स द्वारा याचिका एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में परीक्षा केंद्र के विकल्प में बदलाव की अनुमति देने और नीट पीजी 2021 के आयोजन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा इस तरह के विकल्प की अनुमति देने की स्थगित करने की निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अभी कुछ यात्रा प्रतिबंध लागू है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को ये बताते हुए मनाने की कोशिश की कि केरल में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देश में अन्य हिस्सों में भी मामलों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड की जा रही है। पीठासीन न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि मिस अरोड़ा अब स्थिति अलग है, यात्रा में कोई प्रतिबंध नहीं है, अब दिल्ली से कोची की उड़ान भी बुक हो रही है। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि वैक्सीनेशन में वृद्धि हुई है और
मामले की गंभीरता कम है। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ही ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब सुप्रीम कोर्ट में फुल फिजिकल हियरिंग की बहाली की मांग कर रहा है। याचिकाओं में उन उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए राहत की मांग की गई है जो कि 18 अप्रैल 2021 को कोविड-19 ड्यूटी में तैनात थे। वे अपने वर्तमान स्थान के आधार पर अपना केंद्र चुनने की मांग करने हैं, साथ ही पिछली पोस्टिंग के आधार पर नहीं है। और ऐसे में वर्तमान में केरल में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहे डॉक्टर्स ने राज्य में केंद्र आवंटित करने के लिए राहत की मांग की है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने रिट के माध्यम से एनबीई को उसी राज्य में उम्मीदवारों को केंद्र आवंटित करने के और तत्काल प्रभाव से केंद्र में बदलाव के लिए विंडो की अनुमति देने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माओवादी नेता निर्मल उपांगती उर्फ नर्मदा अक्का को टर्मिनल कैंसर के कारण देखभाल के लिए अस्पताल में स्थानांतरित करने का फैसला दिया। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने वाली मांग वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमार कैदी को मुंबई की एक धर्मशाला में ही उपशामक देखभाल या दर्द प्रबंधन की अनुमति दी। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2019 गढ़चिरौली आईईडी धमाकों की आरोपी निर्मला कुमारी उपांगती को भाईखला महिला जेल से बांद्रा के शांति आवेदन सदन धर्मशाला में 15 सितंबर तक स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे रोगियों जिनका कोई इलाज नहीं है के लिए बनी संस्था ने बीमारी की देखभाल के लिए ही सहमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि संस्था ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो मृत्यु तक देखभाल की जाएगी। जस्टिस शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि पहले हम इंसान हैं, फिर हम जज या वकील है। जब कोई हमारे सामने आएगा तो हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोषियों और विचाराधीन कैदियों पर समान रूप से लागू होता है। बस आदेश न्यायिक ढांचे के भीतर होना चाहिए। उपांगती जिस कैंसर से पीड़ित है उसके पूरे शरीर को प्रभावित किया है और ऐसे में जिसमें उसके फेफड़े, खोपड़ी या यकृत भी शामिल है। दरअसल याचिका के अनुसार 2016 में एक जांच में उपांगती के शरीर में कैंसर का पता चला था और 2019 में केंद्र के बाद से उसका टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडवोकेट युग चौधरी और पायुषी रॉय ने कोर्ट में उपांगती का प्रतिनिधित्व किया, जबकि लोक अभियोजन संगीता शिंदे ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। शिंदे ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि उपांगती को जेल में रहना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो टाटा में इलाज कराना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद जमीन विवाद मामले में वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इस केस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया की खंडपीठ ने कहा कि वाराणसी कोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के लिए दायर आवेदन का फैसले पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि दायर याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। वाराणसी जिले में एक सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित स्थल पर एक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण का खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया। जमीन का मालिकाना विवाद ज्ञानपीठ मस्जिद से संबंधित है। आपको बता दें कि ये कथित रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडहर पर बने हैं। हिंदू समुदाय का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद को मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके बनाया गया है। मंदिर के ट्रस्ट की ओर से 1991 में वाराणसी जिला न्यायालय में दायर एक मुकदमे में मंदिर को 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके मस्जिद का निर्माण किया गया। आज आदेश ये किया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो 8 अप्रैल का जो ऑर्डर इन्होंने किया था कोर्ट बिलो ने, उसको स्टे किया है और सूट नंबर 610/91 उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया है फिर फर्दर ऑर्डर। और इस मैटर की सुनवाई अब अक्टूबर में कोई डेट लगाया है, उस डेट पे इस मैटर की सुनवाई होगी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जहां सिविल कोर्ट ने एक आदेश कर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को
मस्जिद के नीचे के भाग का सर्वेक्षण कराए जाने के लिए आदेश किया था, जिसको इंतजामिया कमेटी ज्ञान बाफी मस्जिद ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने अपने आदेश में आज उक्त दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही साथ मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ अंग्रेजी में संवाद करने के लिए बाध्य है जिन्होंने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में जोर दिया कि पीठ ने कहा कि ये राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के अनुरूप है। इस संबंध में न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 पर भरोसा किया। पीठ ने आगे टिप्पणी की थी कि विभिन्न जातीय भाषाई और सांस्कृतिक पहचानों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें नष्ट करने और बिगाड़ने का कोई भी प्रयास संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने अपनी शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा या भाषा के महत्व को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की भी सराहना की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.